अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। हमजा शफीक की गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो नाजरीन, कल ऐसा मैच हुआ जिसने ख्यालात, जज्बात, एहसास सब कुछ ही तब्दील कर दिया और सोचने की हमें सलाहियत से महरूम कर दिया। इस पर बात करनी है। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस ने मद्दाहों के दिल ही तोड़ कर रख दिए। टीम की तैयारियों और मैनेजमेंट के दावों पर बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए। और मैनेजमेंट का प्रेशर है या कप्तानी छिन जाने का डर? कप्तान बाबर आजम की दिफाई अप्रोच पाकिस्तान को ले डूबी है। कौमी टीम के इवेंट में मुसलसल ये तीसरी शिकस्त है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त देकर इसका सेमीफाइनल का रास्ता कांटों से भर दिया है। यानी कि अगर मगर की सूरत हाल जनाब पैदा हो गई है 92 वाली। बाबर 11 5 में से 3 मैच हार गई है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को खेल के तमाम शोबों में आउट क्लास कर दिया है। बाबर आजम का बॉलिंग और फील्डिंग में टीम की नाकिस कारकर्दगी का इतराफ भी सामने आ गया है, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उनका यह भी कहना था कि हमारे फील्डर्स फील्डिंग करते हुए न जाने क्या क्या सोच रहे होते हैं और हमारे बॉलर्स मिडल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग नहीं करा सके। पाकिस्तान को अगले 4 मैचों में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका का सामना होगा और पाकिस्तान टीम की कमजोरियों, नाकामियों का तफसीली जायजा लेंगे और इसके अलावा बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका के मैच की बात भी होगी। वर्ल्ड कप से जुड़ी इन तमाम खबरों को हम जेर बहस लाएंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम की आन बान शान और साबिक कप्तान सलमान बट साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद और आकिब कुरैशी मौजूद हैं। तो दोनों से ही उनका तजिया लेंगे और कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी बात करनी है मौजूदा मैच के हवाले से और ऐसा लग रहा है कि जैसे जनूबी अफ्रीका अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है। भाई 300 से कम पे बात ही नहीं है। अहमद सईद, क्या सूरत हाल पैदा हो गई है? 300 से कम पे बात नहीं कर रही। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया। हमने साउथ अफ्रीका का जो ओवरऑल ट्रेंड है इस वर्ल्ड कप में हमने यही देखा है कि साउथ अफ्रीका ने जब भी टॉस जीते हैं उन्हें बैटिंग की है और बैटिंग करने के बाद 300 नहीं, वो कम से कम 400 की बात करते हैं और 2 बार वो 400 कर चुके हैं। और आज भी वो जिस अंदाज से खेल रहे थे, अभी आखिरी ओवर चल रहे इस इनिंग का, तो वो 400 का ही माइंड बनाकर जो है वो आते हैं और यही वो डिफरेंस है जो वो क्रिएट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका वो टीम है जो रन रेट की बुनियाद पर इस वक्त सबसे ऊपर है। उनका +2 का रन रेट है इस वर्ल्ड कप में अब तक। और वजह वही है कि वो जो एक माइंड बैरियर है 250-300 करने वाला, उसको वो अब तोड़ चुके हैं और वो 400 करने की नीयत से ही फील्ड पर आते हैं। उन्होंने पहले मैच में ही आते 428 रन मारे श्रीलंका को। उसके बाद इंग्लैंड जैसी महान टीम जो दिफाई चैंपियन भी है, उसको भी उन्हें 400 रन का टारगेट दिया और आज भी वो ऑलमोस्ट 400 रन जो है वो कर चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ। एक ऐसा मैच अब तक हुआ है जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने सेकंड बैटिंग की, चेज किया और उस मैच में उनको शिकस्त हुई। तो हमारे साथ सलमान बट साहब भी मौजूद हैं। सलमान बट साहब, आप क्या कहेंगे? कल के चौकर आज टक्कर देने को तैयार हैं? देखिए, चौकर तो वो होते हैं जब उस मैच में जाकर जहां पर मैच के साथ फाइनल लग जाता है, चाहे क्वार्टर फाइनल हो, चाहे सेमीफाइनल हो, चाहे फाइनल हो। लीग स्टेजेस में तो बहुत बड़ी टीम है ये और आई थिंक कि पहले से इनकी पोजीशन बहुत बेटर है। ये 6 के 6 प्लेयर्स जो हैं वो टॉप 6 बहुत एक्सप्लोसिव है और इनमें एक खूबी ऐसी है जो कि बाकी टीमों में आपको नजर नहीं आती। ये सिर्फ छक्के नहीं मार, जहां पर अच्छी बॉलिंग होती है ये बड़े आला दिफाई टेक्निक इनकी बहुत जबरदस्त है और उसके साथ ये निकल जाते हैं, उस पीरियड से ये निकलने की सलाहियत रखते हैं, स्ट्राइक रोटेशन भी करते हैं। लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो बहुत बड़े बड़े छक्के मारते हैं और स्पेशली इनकी फिटनेस को अगर आप देखें कि जो स्टैंड एंड डिलीवर वाली जो एक लाइन है वो इनमें आपको परफेक्ट नजर आती है, बिकॉज दे आर सो बिग। इतना कह लीजिए कि वेल ट्रेंड है। अगर आप इनकी बॉडी के ऊपर मसल मैस देखें, इनका बैलेंस देखें शॉट मारते वक्त, तो ऐसा लगता है मसला ही कोई नहीं गेंद को बाहर फेंकना। ठीक है, इसी पर मजीद बात करेंगे लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे। तो वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आज के मैच की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। सलमान बट साहब अपना तजिया दे रहे थे। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कल के मैच की सूरत हाल के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। जो सूरत हाल कल के मैच में हुई, आकिब क्या कहेंगे? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, वो सवाल बाबर आजम साहब भी जानना चाहते हैं कि सोच क्या रहे होते हैं पाकिस्तानी फील्डर? सोच एक लफ्ज़ में आपको बताऊं, वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, हमने पैसे कैसे कमाने हैं। अच्छा, जो कल बाबर आजम ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस तरह की मैंने तो अपनी क्रिकेटिंग करियर में या जर्नलिस्टिक करियर में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं सुनी। बाबर कल हारा हुआ कप्तान ही लग रहा था। नहीं, हारा हुआ नहीं, टूटा हुआ कप्तान था कल। अच्छा, हारने वाला डिफरेंट था, टूटा हुआ कप्तान डिफरेंट था। आपने उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने PSL कवर किया,
कजाफी में जितने मैचेस थे, आज तक बाबर आजम की कभी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज देखी। जब वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते थे, कराची किंग्स की तरफ से खेलते थे, कराची किंग इवन एक मैच जीती थी अपने एक सीज़न में जिसके कप्तान बाबर आजम थे, तब भी इनकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी। लेकिन जिस कल एक टूटा हुआ बाबर हमें नजर आया और जिस तरह के उन्होंने फिर सवालों के जवाब दिए। तो बाबर बीइंग आकिब बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप रिपोर्टिंग की फील्ड में भी हैं, आप मुस्तकिल खबरों के साथ जो है वो आगाह भी रहते हैं। आपने वर्ल्ड कप के दौरान भी हमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस वहाँ के से ला कर दी और मेरा ख्याल है कि आपका जो प्रेडिक्शन का रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के विनिंग रिकॉर्ड से ज़्यादा बेहतर है इस वर्ल्ड कप में। तो क्या समझते हैं, कौन से वो अवामिल हैं, कौन से वो रीज़न्स हैं जिन्होंने बाबर आजम को यहाँ तक पहुँचाया है? लेकिन बाबर आजम को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा उसका रीज़न जो है ना, वो कैप्टनसी है। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम मार कहाँ पे खाते हैं? हम मार ये खाते हैं कि हम बाबर को कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। कोहली के साथ ज़्यादा ज्यादती है। मतलब कोहली इस वक्त एक ब्रांड है, विराट कोहली एक क्रिकेटर नहीं है, वो इस वक्त क्रिकेट का ब्रांड है। साहब तो कह रहे थे कि बाबर आजम भी बहुत बड़ा ब्रांड है। कौन कह रहा था? रमीज राजा साहब जो है वो। रमीज राजा साहब की क्या? रमीज राजा ने तो ये भी कह दिया था मैं बाबर से शादी करना चाहता हूँ। तो रमीज राजा की बातों को इतने सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो जब रमीज राजा हमारे चेयरमैन थे, आपको उनका कोट याद होगा, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, क्योंकि वो बाबर के नशे में इतना चूर हो चुके थे, उन्होंने कैटेगोरिकली ऑनर कह दिया वैसे था। अहमद, इसके बारे में ना कुछ हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो वो भी है, सचिन तेंदुलकर जब कैप्टनसी उनको मिली थी इंडिया की और उस वक्त इंडिया के बहुत बुरे हालात चल रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी जब उनके सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर को इंडिया कैप्टन बनाया गया और मेरा ख्याल है कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन तो आज तक पैदा नहीं हुआ, वो भी फेल हमें नजर आए। तो सचिन फेल नहीं हुए। सचिन ने 2 साल बाद कहा कि मेरे से ये नहीं हो रहा, बिल्कुल, तो आप किसी और कैप्टन ले आए। और हमने ये देखा था कि सचिन तेंदुलकर ने उस बंदे के अंडर भी आकर क्रिकेट खेली है जिसका डेब्यू सचिन से 16 साल के बाद हुआ है। बिल्कुल, तो वो महेंद्र सिंह धोनी के अंदर तो बाबर से अगर नहीं कप्तानी हो रही तो भाई छोड़ क्यों देते? हमें थोड़ा सा जज्बात से हट के ही देखना चाहिए कि इस तरह के फैसले हुए कब थे और कहाँ पे हुए थे। आपने जब बाबर को कैप्टन बनाया था तब इसने डोमेस्टिक नहीं खेली थी, तब इसने कोई कैप्टनसी नहीं की थी। सरफराज से कप्तानी छूट के आपने डायरेक्ट बाबर को बनाया था। आप जब चीज़ों को इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उस पर सबसे ज़्यादा आसान बात होती है तनकीद करना, उसके फैक्ट्स को, उसकी रियलिटीज़ को जानना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर हम तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले तो सब लोग कह रहे हैं कि सबको मिलकर बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए। इंडियन टीम की अगर हम बात करें, सचिन तेंदुलकर की जैसे उन्होंने बात की कि MS धोनी के अंडर खेले और MS धोनी विराट कोहली के अंडर खेले, तो एक लेगेसी को आगे लेके जाना, एक टेम्परामेंट और एक कप्तानी की जो सोच है उसको आगे लेके जाना, ये ट्रेनिंग तो मांगती है ना हर चीज। देखें इब्राहिम, हम सब किसी एक पेज पे हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ गुड कैप्टन। इस पेज पे तो सब मुत्फिक हैं, इस पेज पे सिविल भी मुत्फिक हैं, दूसरे भी मुत्फिक हैं, तो इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। वो कैप्टनसी अच्छी नहीं कर क्या करे जब एक अच्छा बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहा? आपकी वर्ल्ड क्लास, देखें कल वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं है, सो कॉल्ड है, आप हमने खुद बनाया हुआ है। सर आप देखें इंडियन बॉलर्स की एवरेज देखें और पाकिस्तानी बॉलर की जो स्पीड एवरेज है वो देखें। इब्राहिम भाई, मैं आपको थोड़ा सा पास में लेके चलूँ। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज थी टेस्ट मैच की, वहाँ पे बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे कहा शाहीन अफरीदी हमारा ऐसा वेपन है जिससे पूरी दुनिया डरती है। फिर हमारे जो मौजूदा नायब कप्तान है शादाब खान, जो कि मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर है राइट नाउ इन द क्रिकेट, उन्होंने कहा बाबर बादशाह है, मैं वजीर हूँ। फिर उन्होंने कहा जी बाबर आजम जिस तरह की कैप्टनसी कर रहे हैं उनमें इमरान खान की झलक नजर आती है। तो जब आप इतने बड़े बड़े दावे कर देंगे और परफॉर्मेंस ये होगी तो यकीन करें फिर तनकीद तो नहीं होगी, फिर तो यारी दोस्ती की बात नहीं होगी कि यारी दोस्तियां जो हैं वो टीम आपको ले डूबी है। अच्छा, इसी बुनियाद पे हम ये बात कर रहे हैं कि देखें अगर बाबर आजम कल कैप्टन बने होते ना तो ये बात समझ में आ रही थी कि भैया अभी नया कैप्टन है, उसको टाइम देने। बाबर आजम को तो कैप्टन बने हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं। एक बंदे से अगर एक काम नहीं हो रहा, और मैं आपको बताता हूँ तो ये बाबर आजम जो है वो एशिया कप का जो हम T20 का एशिया कप हुआ था दुबई में, वो फाइनल हम हारे सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी की वजह से। सेमीफाइनल हुआ T20 वर्ल्ड कप का दुबई में, जिसमें हसन अली ने कैच छोड़ा था। उस मैच को भी आप एनालाइज करें तो हम हसन अली का कैच ड्रॉप होने से पहले ही वो मैच हार चुके थे, इसलिए कि हम बाबर आजम की डिफेंसिव कप्तानी की वजह से 5 आउट करने के बाद 6ठी विकेट लेने नहीं गए, हमें ओवर निकालने का शौक था। आप कितने मैच निकालेंगे, कितने टूर्नामेंट आप देखेंगे, लेकिन आप इसमें कोई डिबेट नहीं है कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, एज ए बैटर बाबर आजम सर आंखों पर है, लेकिन अगर आपसे कप्तानी नहीं हो रही मेरी बात सुने तो उससे उतर जाएं। मेरी बात सुने, अगर आप अटैकिंग क्रिकेट की जानिब जाते हैं तो आपका जितना बड़ा लॉस होता है, आपके ओपनर बैट्समैन नहीं चल पाते, फिर 3rd नंबर पे वो आते हैं, आपके टेल एंडर्स नहीं है,
आपके पास बैटिंग नहीं तो हो ये रिसोर्सेज किसने पैदा करने थे? ये टीम मैनेजमेंट का काम है ना, अकेले बाबर का काम तो नहीं है ना। देखें, टीम मैनेजमेंट ने जो सिलेक्शन कमेटी है जिसने इमामुल हक को चूज किया और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है 50 से कम एवरेज वाली, और उस पर हमेशा सवालात उठते रहे हैं। नवाज के क्या काम है, उसामा मीर की क्या करदगी है, इस सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान के पास बेटर ऑप्शंस है। तो ये काम तो टीम मैनेजमेंट का है और टीम सिलेक्शन कमेटी का है। देखें, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती ना और टीम हार जाती है तो उसका पहला ब्लेम कप्तान को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि क्रिकेट में ऑन फील्ड जो अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की वो कप्तान के पास होती है, और कप्तान एक बार नहीं बार बार फ्लॉप हो रहा है। कप्तान की ये आदत के कप्तान को 50 ओवर पूरे करने हैं, ये आदत हमें एक दफा नहीं कई दफा ले डूबी है। कल कप्तान साहब ने क्या किया है? कल कप्तान साहब ने ये किया है कि 121 पर पहले तो खुदा करके आपको 121 पर पहली विकेट मिली, और बावजूद इसके कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि पहले जो पावर प्ले है दायरा खुलने से पहले हारिस रऊफ को नहीं लाना। हारिस रऊफ ने इस वर्ल्ड कप में स्पीड स्टार हारिस रऊफ, द फेरोशियस हारिस रऊफ, जिनके ऊपर फास्ट एंड फ्यूरियस वाले मेरे ख्याल है मूवी बनाएंगे अभी, उन हारिस रऊफ साहब ने 5 ओवर किए हैं पावर प्ले में 2023 के वर्ल्ड कप में, और 66 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। तो और ये एक मैच में नहीं है। आखिर आप क्या कहेंगे? कप्तानी के ऊपर सवालात हैं। तो देखें, पाकिस्तान का हमेशा से यही रवैया रहा है। अगर आप इमरान खान की कैप्टनसी के हवाले से बात करें, 2 वर्ल्ड कप खेलने के बाद तीसरा जीता। पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान हटा देता है। ये एक परफॉर्मेंस खाली कप्तान ने नहीं देनी, टीम ने भी देनी है। वही अर्ज कर रहा हूँ कि पॉइंट पे हम तीनों मेरा ख्याल है एक ही पॉइंट पे कि बाबर को कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं हो पा रही तो कर ले। अगर नहीं, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं जब कैप्टनसी करता हूं फील्डिंग में होता हूं तो मैं एज ए कैप्टन काम कर रहा हूं, जब मैं बैटिंग कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बैटिंग कर रहा हूं। देखें, नहीं हो पा रही, ये अब की नहीं हो पा रही, ये तो बड़ी देर से नहीं हो पा रही। 2019 भी देखा, 2020 भी देखा, PSL देखी, 2022 नहीं हो पाएगी। नहीं, अगर आप क्वेश्चन इज दिस के बाबर आजम को कप्तानी अब छोड़, अगले क्या आप क्या चाहते हैं कि अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कि हमारा 27 अक्टूबर को मैच है, बाबर आजम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? एक कैप्टन जिसका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, आपका बोर्ड चेयरमैन आपको ये कह रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद हम देखेंगे जी ये कार्ड बिचाड़ होगी, तो आपका कैप्टन किस माइंडसेट के साथ डिफेंसिव की तरफ जाएगा या अटैकिंग की तरफ जाएगा? जब उसको पता है कि उसके ओपनर्स जो है अगर आउट हो जाते तो पीछे एक लंबी लाइन लग जाएगी। अब आप वही एक बात पूछ रहे हैं ना कि हमने बैकअप क्या तैयार किया था, हमने बाबर का बैकअप क्या तैयार किया? शहीन जिम्मेदारी थी, रज़ाक का क्या बैकअप अब तक नहीं आया ना, तो ये किसकी, ये कैप्टन की जिम्मेदारी तो नहीं, ये तो बोर्ड की जिम्मेदारी है, ये तो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी बैठी होती है उनकी जिम्मेदारी है। जब आपके एक्स क्रिकेटर जो हैं, अगर आपने बाबर को देना है, अगर आपने बाबर को जो हथियार फराहम किए हैं, जो टीम दी है, आप फौज से ही एक कैप्टन जीत सकते हैं ना। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारा कौमी खेल जो हॉकी है वो क्यों तबाह हुआ है? उसकी सबसे बड़ी रीजन हमारे एक्स ओलंपियंस हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमें डायरेक्ट पाकिस्तान टीम की कोचिंग दें या मैनेजर बनाएं ताकि हम वहां पे एयाशियां लूटें। हमारे एक्स क्रिकेटर्स क्या करते हैं? हमारे एक्स क्रिकेटर, हमारे सलमान भट्ट साहब भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान भट्ट साहब, कब ये शिकायत दूर होंगे? हर वर्ल्ड कप के ऊपर कैप्टन चेंज करने की बात शुरू हो जाती है और हल भी यही निकाला जाता है, फिर अगला वर्ल्ड कप जब नया कैप्टन खेल रहा होता है वो भी फ्लॉप हो जाता है। तो ये कुछ सूरत हाल आपको बेहतर होती हुई नजर आ रही है, और कब शुरू होगी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट? देखिए, मसला आपने सही निशानदेही की है, जो आपने नाम लिया ग्रास रूट का। काम तो वहीं से ऑपरेट होना है और वहीं से चीज़ें बेहतर होंगी तो ऊपर आके कुछ अरसे में चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जो कैप्टनसी की आपने बात की है, पिछले अदवार में जो तब्दीलियां होती रही हैं, जो आपको नज़र आती रही हैं कि कैप्टन्स चेंज हो गए, वो कैप्टन्स बनते भी थोड़ा अरसा पहले थे वर्ल्ड कप से या बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले। यहाँ एक वो कप्तान है जो 3 साल से कप्तान है, जिसको 3 साल से क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर रहा है, जिसको सिलेक्टर्स उसकी मर्जी की टीम दे रहे हैं, जो अपनी मर्जी की 11 खिला रहा है। तो इससे तो हर सूरत सवाल बनते हैं कि आपने जो टीम ली, आपने इनके साथ क्या प्लान किया। आप अकेले नसीम शाह के ना होने से आप लिंक नहीं कर सकते अपनी किसी तरह भी अपनी इस परफॉर्मेंस को। आई थिंक इसमें कैप्टनसी, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, आपके बॉलिंग चेंजेस के ऊपर, आपकी बैटिंग आउटपुट के ऊपर। कंडीशंस का भी बहाना नहीं चल सकता। इंडिया इज मोर लाइक पाकिस्तान, वैसे ही यहाँ पे गेम स्पिन भी होता है, आपको कभी कभार हल्की फुल्की मूवमेंट भी मिलती है। बाय एंड लार्ज बैटिंग पिचे हैं, दूसरी टीमें 350 पौने 400 कर रही हैं, जो वेस्टर्न साइड से आई हैं, जो साउथ अफ्रीका से आई टीम वहाँ पे 400 कर रही है। हम वैसी विकेटों पे खेल के गए हैं और हम सुनते रहे हैं कि जी हम यूज टू हो रहे हैं विकेट्स के। तो ये बिल्कुल नामुनासिब सी बात है और इसको कोई इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है कल क्या बाबर आजम से
गलती हुई है, किस पॉइंट पे आपको लगा है कि पाकिस्तान ये मैच हारा? क्योंकि प्रेशर तो बिल्डअप हो गया था और जैसे ही हसन अली ने जो मेड इन ओवर करवाया था उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान की गिरफ्त में अभी भी मैच मौजूद है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? अगला ओवर किसने किया? शादाब ने किया ना। बात यह है कि हसन अली का बॉल रिवर्स हुआ, यही तो कह रहा हूं कि जब बॉल रिवर्स शुरू हुआ उन्हें विकेट मिली और दूसरी तरफ से शाहीन ने अच्छा ओवर किया तो आपने दोनों को बदल दिया और 2 लेग स्पिनर आपने लगा दिए, जबकि स्पिनर्स तो उनके पास 4 हैं और उनके स्पिनर हमसे बेहतर हैं और वो उनको खेलते रहते हैं, उनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं हो रही थी स्पिनर खेलते हुए। और हमारे स्पिनर वैसे भी हर ओवर में एक आधा लूज बॉल कर रहे थे जिसपे उनको बाउंड्री भी मिल जाती थी। और नया बॉल भी जो हमने किया, इतनी विड्थ प्रोवाइड की, ऑस्टम से इतनी बार बॉलिंग की, हर ओवर में हमने चौका खाया। तो बाबर साहब तो कह रहे हैं कि वो जो कभी स्कॉटलैंड है उनके जितने भी खिलाड़ी हैं वो तो सारे क्लिक ही नहीं हो रहे, बाकी हैं सब बहुत अच्छे। देखिए जी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि क्लिक नहीं हो रहे, ये कोई बटन नहीं है जिसने क्लिक होना, ये प्रोफेशनल्स हैं एंड दे आर ट्रेन्ड फॉर अ पर्पस, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। और इन दिस केस ये एक वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप की स्टेज के ऊपर जाके 3 साल की तैयारी के बाद एशिया कप खेले, उसके पहले आप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेले, इंग्लैंड से खेले, न्यूजीलैंड से खेले, बहुत सारी इनको अपॉर्चुनिटीज मिली, इनकी मर्जी की टीम रही, उसमें उतार चढ़ाव परफॉर्मेंस में तो हमें एशिया कप में भी नजर आया, लेकिन फिर भी वही टीम खेलती रही जो इनकी मर्जी की थी। तो अब तो ओनरशिप लेने का टाइम है। देखिए अभी भी वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो गए, लेकिन आपके मैचेस जीतने ही आपकी परफॉर्मेंस है और वही आपका जवाब हो सकता है, बातों से कोई कन्विंस नहीं होने लगा। अच्छा, मैंने आकिब से इससे पहले सवाल पूछा था कि 65 लाख सैलरी लेते हैं बाबर आजम, 15 लाख कम से कम जो प्लेयर की, जो सी कैटेगरी का प्लेयर है वो 15 लाख कम से कम सैलरी लेता है। बाबर आजम भी ये सोच रहे हैं कि फील्डर्स बाउंड्रीज के ऊपर सोचते क्या हैं, तो आप तो फील्डिंग करते रहे हैं, वैसे फील्डर्स क्या सोचते हैं वहां पे? देखिए एक फील्डर का काम है टू एक्सपेक्ट कि हर बॉल उसकी तरफ आएगा और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखे कि बैट्समैन जो हैं ये कितने अच्छे रनर हैं, किसका एंड जो है ऐसा है कि जो स्लो है जहां पे मैं थ्रो मार सकता हूं ज्यादा, क्या इस जगह से मुझे 1 बाउंस थ्रो मारनी है, मेरी रेंज क्या है, अपनी स्पीड कितनी है, क्या मुझे बाउंड्री के साथ लग के खड़े होना है या मुझे 5-10 कदम अंदर खड़े होना है। कुछ ऐसा है जो फील्डर भी एक लीडर की तरह सोच रहा होता है, एटलीस्ट अपनी पोजीशन के ऊपर वो डिसीजंस ले रहा होता है कि मैंने इस पोजीशन में कहां खड़े होना है, कितनी मेरी थ्रो की रेंज है, मैंने कैच करना है तो किधर खड़ा हूं मैं, और ऑब्वियसली आपको पता होता है कि कितनी ग्राउंड आप कवर करेंगे पीछे की तरफ और कितनी आप कर सकते हैं आगे की तरफ, और यही स्पेशलाइजेशन है इस लेवल के ऊपर। तो बहुत कुछ है जो फील्डर्स ने देखना होता है और कप्तान जो है बॉलिंग चेंजेस, टॉस जीत के क्या करना है, कौन सी प्लेइंग 11 खेलेगी, इनिंग्स का मैकेनिज्म क्या होगा, आप अगर चेज में हैं तो आपकी चेज मैनेजमेंट क्या होगी, किसने आखिर तक जाना है, किसने टेम्पो जो है रन रेट का वो लिफ्ट करना है, ये सारे रोल्स डिफाइंड होते हैं। जब आप रोहित शर्मा को देखते हैं पहले 10 ओवर्स में अटैक करता, या कोहली को देखते हैं पूरी इनिंग्स को लीड करता, तो वो रोल्स के मुताबिक खेल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो उनको शॉट नहीं मारने आते तो वो आराम से खेलते रहते हैं। इट इज परफेक्टली इनटू देयर रोल्स। तो क्या कप्तान का ही सारा कसूर है या कोचेस को भी इसमें कुछ अपनी पावर, अपनी सलाहियतें शो करवानी चाहिए? इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की, कैप्टनसी के हवाले से। टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? अच्छी भली टीम थी, अच्छी भली जेलिन हुई थी, बताया जाता था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ज़्यादा शानदार है, लेकिन आजकल ड्रेसिंग रूम के अंदर चल क्या रहा है और टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं शो पा रही? क्योंकि वही शादाब है, वही हसन है, वही हारिस है और वही रिजवान है। मामला क्या है बताने के लिए आकिब कुरैशी हमारे मौजूद है। आकिब बताइएगा, इनसाइडर क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। वही प्लेयर जो एक हर ओवर में लूज बॉल करके बाउंड्री दे देते हैं, वो प्लेयर्स कहाँ हैं वो जो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलते रहे? देखें, मामला जो है ना वो काफ़ी संजीदा नोयत का है, जिसना हम काफ़ी अर्से सुनते आए हैं कि हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तो मुल्क हमारा नाजुक दौर से गुजर रहा है, इस वक्त हमारी टीम भी नाजुक दौर से गुजर रही है। मामलात कुछ ऐसे हैं कि इस चीज़ को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम प्रूव नहीं कर सकते तो इस चीज़ को हम डिनाई भी नहीं कर सकते। इस वक्त टीम में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अच्छा। और एक सख्त किस्म की लॉबी जो है वो काम कर रही है पीछे। अब वो लॉबी का हम नाम लेंगे तो काफ़ी पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पिंडोरा बॉक्स को अभी जो है हम उसकी चाबी अपने तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो है इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान टीम में जो है एक शदीद किस्म की सख्त लॉबी जो है काम कर रही है। और वो लॉबी किसके खिलाफ काम कर रही है ये भी हम सबको पता है। वो लॉबी किसके लिए काम कर रही है ये भी हमें पता है। थोड़ी सी आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। कल अब्दुल्ला शफीक ने जो पावर प्ले में पहला छक्का मारा,
उस पर कैमरा आया, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन अफरीदी तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो क्लैप कर रहे हैं। आपने कभी इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स कैमरे पे जाके देखा? कभी भी नहीं देखा। हमने कल देखा, कल के मैच में कि तीनों इकट्ठे बैठे क्लैप कर रहे हैं। और उससे एक दिन पहले जो है इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि ड्रेसिंग रूम में जो है थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ है। फिर उसके बाद हमने एंड पे रिव्यू देखा, शहीन अफरीदी ने रहमत शाह के लिए LBW का रिव्यू लिया। शहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान ने बड़ी पुरजोर किस्म की अपील की, नॉट आउट था, नेकेड आई से लग रहा था कि बॉल लेग स्टंप पे जा रहा है। बाबर आजम वो रिव्यू नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बॉलर और कीपर के इंसिस्ट पे रिव्यू लिया, रिव्यू ज़ाया हो गया। अगर वो क्लोज हम करके देखें उस शॉट को, बाबर आजम ने जिस तरह मोहम्मद रिजवान को, शहीन अफरीदी को देखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर उसके बढ़कर जो हमारे कल PCB की तरफ से प्रेस रिलीज एक जारी हो गई कि टीम में ऐसा माहौल कुछ नहीं है। टीम में ऐसा माहौल ही, प्रेस रिलीज के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सलमान भट्ट भी मौजूद है। सब आपको क्या लग रहा है? आकिब ने तो जराये की इनसाइडर बता दिया कि कुछ ना कुछ चल रहा है, मामला कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। आपको कुछ काला नजर आ रहा है? देखिए, PCB ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसके मुताबिक तो उन्होंने कम्प्लीटली ये इसको बेसलेस करार दिया और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रेसिंग रूम में सब खैरियत है। ठीक है कि परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, लेकिन जो PCB की प्रेस रिलीज को अगर आप पढ़ें तो उसमें तो बड़ा क्लियरली उन्होंने डिनाई कर दिया ऐसी किसी भी चीज़ को, और कहा गया है कि आप अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करें और नेक्स्ट टाइम जब कोई खबर दें तो एविडेंस की बेस के ऊपर वो खबर को करें। और उसके बाद हमने उस खबर देने वाले से कोई मजीद गुफ्तगू इस बारे में या कोई ऐसा एविडेंस नहीं उनकी तरफ से शेयर हुआ कि जिसकी बिना पे ऐसी बात की जाए। क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए खेल चुका हूं और फॉर्मर कैप्टन भी रहा हूं, मेरे ख्याल में ये ड्रेसिंग रूम की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कि बीइंग अ फॉर्मर प्लेयर एंड अ पाकिस्तान प्लेयर अगर आप ऐसी किसी खबर पे कमेंट करें जिसके ऊपर डिनायल भी आ जाए और जिसके ऊपर कोई एविडेंस भी पेश ना किया गया हो। क्योंकि टीम बहरहाल इस वक्त एक वर्ल्ड कप के अंदर है, हम उनकी क्रिकेटिंग कह लीजिए कि कैपेबिलिटीज़ के ऊपर तनकीद भी करते हैं और जब वो अच्छा खेलते हैं हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो क्रिकेट से हटके जो सरगर्मियां हैं, स्पेशली जब आप कोई इंटरनल तो हम इस हवाले से तो बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर आप सिलेक्शन के हवाले से हो जाए। बट साहब, सिलेक्शन के हवाले से पूछूंगा, हारिस रऊफ जो कि महंगे तरीन बॉलर साबित हो रहे हैं, ऑल नो डाउट उन्होंने 8 विकेटें भी ली हैं, एवरेज भी उसके वजह से थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन वसीम जूनियर को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत देख लिया 5 मैचेस में कि क्लिक नहीं हुए हारिस। भाई हारिस रऊफ का पता तो है ना कि तेज हैं, अच्छे बॉलर हैं, मैच विनर हैं। वसीम जूनियर ने कब लास्ट टाइम वनडे में 10 ओवर किए किसी को याद भी नहीं है। आपके पास बैठे हैं, इनसे पूछिए क्या वर्ल्ड कप में उन्होंने पूरे ओवर किए हैं? क्या 7 ओवर भी किए हैं उन्होंने मैच में? क्या एशिया कप में किसी मैच में उन्होंने पूरे ओवर किए हैं? और जितने किए हैं उनमें हुआ क्या उनके साथ? तो बिल्कुल आप उनकी सिलेक्शन पे बात कर सकते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस कि जमान खान जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी वो आपके मेन 15 में है ही नहीं, वो आपके रिजर्व्स में है। इब्रार जो कि आपका सरप्राइज पैकेज हो सकता था, क्योंकि हर टीम के साथ आपने एक मैच खेलना है, तो बाय द टाइम किसी को पता चले कि उसमें मिस्ट्री का एलिमेंट क्या है, वो मैच गुजर जाता। तो स्ट्रेटेजिकली तो आई थिंक हमने इतना ज्यादा इस पर गौर नहीं किया और हमने उन प्लेयर्स को जो इससे हमने देखा था अच्छी बॉलिंग करते हुए, हमने उनको मौका नहीं दिया। तो वसीम जूनियर को लाना है तो उसको ले आए, और कोई फर्क यही होगा कि शायद हारिस रऊफ उनसे थोड़े डेथ बॉलिंग बेहतर करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम की क्लोजिंग का वक्त है, लेकिन